नमस्कार। मेरा नाम मिथिलेश है और आप एनबीटी ऑनलाइन देख रहे हैं। जैसा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लिए जाएंगे। हालांकि अभी इस पे कार्रवाई होनी बाकी है। बावजूद इसके देश की राजधानी नई दिल्ली में किसान अभी भी डटे हुए हैं। उनकी कई मांगे हैं। किसानों की प्रमुख मांगों में से एक मांग यह भी है कि वे एमएसपी पर कानून चाहते हैं। कानून वापस क्यों लिए, इसमें क्या खामियां थी और क्या एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं सोमपाल शास्त्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय कृषि मंत्री रहे हैं। तो सोमपाल शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो हम आपसे जो पहला सवाल पूछना चाहेंगे वह यह है कि जब कृषि कानून पास हुआ संसद में, उसके बाद जब किसानों ने अपना आंदोलन शुरू किया, तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आपसे मिलने आए थे, तो आपने उन्हें क्या राय दी थी? कृषि मंत्री जी मुझे मिलने नहीं आए थे। मुझे बुलाया था अपने घर पर और उनके आवास पर मैं मिलने गया था उनसे। जी जी जी। और उसमें ये चर्चा हुई। निश्चित रूप से इसी विशेष विषय पर मेरी राय चाहते थे। तो मैंने उनको स्पष्ट कहा था कि देखिए, इसमें दो तीन मुद्दे हैं। मुख्य मुद्दा यह है कि आपने जो तीन कानून बनाए हैं, इन तीनों कानूनों को बनाने से पहले जो पृष्ठभूमि रही है आपकी राजनीतिक, खास तौर से 2014 का जो चुनाव अभियान था, 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले का जो चुनाव अभियान था, उसमें एक बहुत बड़ा वायदा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि राष्ट्रीय किसान आयोग, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर स्वामीनाथन थे, और संयोग से मैं आपको मिथिलेश जी ये भी बता दूं कि उसका पहला अध्यक्ष मैं ही था। और 10 फरवरी 2004 को मेरी नियुक्ति हुई थी, परंतु जब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का चुनाव हार गई, उस समय मैंने उससे त्यागपत्र दिया। तब उसको दोबारा से उसकी रचना की गई थी और उसमें स्वामीनाथन जी अध्यक्ष बने थे। तो उसकी सिफारिशों में सबसे प्रमुखतम सिफारिश थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो स्तर है, वो किसान की कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट यानी समग्र लागत, उसके तीन स्तर होते हैं, ए बी और सी। इस विस्तार में जाने का आपके पास समय नहीं होगा। सी का मतलब है कि जितनी भी लागतें आती हैं, चाहे वो सीधे सीधे जिनको पेड आउट कॉस्ट कहते हैं वो हो, चाहे मजदूरों की मजदूरी हो, या मशीनरी और डीजल बीज आदि इनके ऊपर आने वाला खर्च हो, या थोड़ा सा भूमि की जो पूंजी है उसकी कुछ क्षतिपूर्ति कंपनसेशन हो, उन सबको मिलाकर C2 लागत कहलाती है। उसका एक फार्मूला निश्चित हुआ है और केंद्रीय कृषि लागत और मूल्य आयोग, अंग्रेजी में जिसे कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस कहते हैं, वो उस फार्मूले के आधार पर पहले लागत का आकलन करता है और फिर उसके ऊपर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। अब से पहले हो ये रहा था कि A2 लागत के ऊपर कुछ प्रतिशत जोड़कर और लागत ये न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होते थे। स्वामीनाथन जी ने उसके ऊपर ये कहा कि C2 लागत जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट है, समग्र लागत है, उसके ऊपर 50% जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने चाहिए। और सबसे ज्यादा प्रचार 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इसके ऊपर किया था कि हम आए तो स्वामीनाथन आयोग की उस सिफारिश को लागू करेंगे। परंतु एक वर्ष तक जब उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं की गई, तो कुछ लोग सर्वोच्च न्यायालय में लोकहित याचिका, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं, लेकर चले गए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस दिया केंद्रीय सरकार को, तो केंद्रीय सरकार ने उसके उत्तर में एक शपथ पत्र दाखिल कर दिया, यह कहकर कि इस सिफारिश को लागू करना केंद्रीय सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों में व्यावहारिक नहीं है, संभव नहीं है। उसके बाद 2016 में एक और इन्होंने नारा दिया कि हम आय दोगुनी करेंगे किसान की। तो हम जैसे समीक्षकों ने पूछा कि कितने वर्ष में करेंगे, 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में, तब उत्तर आया कि 2022 तक करेंगे। फिर इसके बाद तीसरी घटना हुई 2018 में, जब 19 का लोकसभा चुनाव आना था। उस आसन्न चुनाव के पहले
भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने अकस्मात घोषणा कर दी कि हमने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू कर दी है, जबकि मिथिलेश जी तथ्य ये है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उन्होंने घोषित किए वो A2+FL यानी A2 लागत और उसके ऊपर पारिवारिक मजदूरी का खर्चा जोड़कर 50% जोड़ा गया था, जो पहले ही 1-1.5 दशक से लागू हो रहा था। तो ये जब सब गलत सब दावे हुए और उसके बाद ये कानून ले आए और उसमें ये बात कही गई कि इसमें कारपोरेट सेक्टर की निवेश होगा, कारपोरेट सेक्टर की पूंजी आएगी, तो किसानों को ये आशंका हुई कि पिछले इतने महत्वपूर्ण वायदे किए गए उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ, तो अब कॉरपोरेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट का शीशा दिखाकर हमें शायद ललचाया जा रहा है कि बहुत बड़ा इससे उत्पादन हो जाएगा और तुम्हारे दाम बेहतर मिलेंगे। तो इस आशंका के वश किसानों ने अपना सरकार में अविश्वास व्यक्त करते हुए आंदोलन खड़ा कर दिया। ये पृष्ठभूमि है। तो जब मुझे श्री नरेंद्र तोमर जी ने, जो मेरे पुराने मित्र हैं, क्योंकि मैं, आपने पहले कहा कि अटल जी की सरकार में कृषि विभाग मेरे पास था और उन्होंने उसको अपने विभाग के तौर पर रखा था, मैं उनके नीचे कृषि राज्य मंत्री था, फुल कैबिनेट मिनिस्टर नहीं था। उसके बाद मैं 2.5 साल मध्य प्रदेश में उपाध्यक्ष योजना आयोग रहा, तब भी नरेंद्र तोमर जी से मेरी बहुत अच्छी मित्रता हो गई थी और अभी भी है। इसी नाते उन्होंने बुलाया था। तो जो बातें मैंने आपको कही हैं, यही बात बहुत दृढ़ता से, स्पष्टता से, परंतु शालीन भाषा में उनको कह दी कि आप किसान का विश्वास खो चुके हैं और इसका निदान केवल ये है कि खेती की समग्र समस्या के ऊपर ध्यान देकर उसका आप निदान करें और उसका दीर्घकालीन समाधान करें, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश जिसका आपने वायदा किया है उसको लागू करने के दोनों प्रावधान करके किसानों से आप संवाद करिए और इसको किसी तरह, इस क्राइसिस को डिफ्यूज करिए, इस संकट को समाप्त करिए। ये बात मैं उनको मित्र होने के नाते और किसान का मित्र होने के नाते और भारत की अर्थव्यवस्था के प्रति जैसा मेरा चिंतन रहा है, ईमानदारी से, स्पष्टता से ये बात कहकर आया था। अच्छा, दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपने अभी कहा कि आपने जब आपकी मुलाकात हुई थी तो आपने किसी मंत्री से ये कहा था कि एमएसपी पर कानून बनना चाहिए, एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। जी। किसान भी दिल्ली में जो किसान हैं, जो किसान नेता हैं, जो किसान संगठन है, वे भी इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन सरकार कई बार ये भी कह चुकी है कि व्यवहारिक रूप से इसमें बहुत अड़चने हैं। अगर सरकार अगर इस कानून पे विचार करती हो तो व्यवहारिक रूप से वो किन दिक्कतों की बात कर रही है? क्या दिक्कतें आ सकती हैं? एक तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि सरकार का सारा नीति निर्धारण, उसमें यही सरकार नहीं, अधिकतर सरकारें जो पहले भी रही हैं, उनका चिंतन बड़ा आंशिक और एक एक पक्षपातपूर्ण सा रहा है। कोई समस्या आती है तो उसका फौरी इलाज ढूंढकर उस समस्या का समग्र और दीर्घकालीन निदान करने से वो सब किसी न किसी कारण से हटते रहे हैं, टलते रहे हैं। इस सरकार ने भी ऐसा किया और ये जो बात प्राय कही जाती है उसके 2-3 उत्तर हैं। एक तो ये बात कही जाती है कि जब सब वस्तुओं के भाव बाजार तय करता है तो कृषि जिन्सों के भाव बाजार में तय क्यों नहीं होने दिए जाते। और यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा की गारंटी करती है तो कृषि उत्पादन का स्वरूप बिगड़ जाता है, जितनी उसकी मांग है उससे ज्यादा उत्पादन हो जाता है। और इस संबंध में 2 चीजों का उदाहरण दिया जाता है और तीसरा उसमें एक और जुड़ता है, 2 हैं, धान और गन्ना, धान और गेहूं, और तीसरी फसल जुड़ जाती है, गन्ना। पर मैं आपको मिथिलेश जी ये बात याद कराना चाहूंगा और आपके माध्यम से सब दर्शकों को और राष्ट्र को कि न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया ही इसलिए जाता है कि किसान की जब फसल आती है, सप्लाई तो सारी उन्हीं 10-15 दिन में या 4-5 सप्ताहों में आ जाती है, मांग उस समय उतनी नहीं होती। तो इस स्थायी अतिरिक्त सप्लाई का, जिसको अंग्रेजी में ग्लट कहते हैं, टेम्परेरी ग्लट, उसका नतीजा ये होता है कि भाव एकदम गिर जाते हैं और किसान के पास आय का सतत प्रवाह या सतत स्रोत नहीं होता। खेत की तैयारी और बुवाई से लेकर उसकी कटाई तक जितने भी काम हैं
चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, चाहे सिंचाई हो, चाहे जुताई हो, चाहे गुड़ाई हो, चाहे खरपतवार का नियंत्रण हो, बीमारियों के लिए छिड़काव हो, उसकी कटाई है, फिर उसको लेकर मंडी तक जाना है। खर्चे तो सब होते रहते हैं और परिवार के खर्चे भी सब होते हैं। आय उसी दिन होनी होती है जिस दिन वह फसल बिके, तो उस समय उसकी सहनशीलता जवाब दे देती है, इसलिए विवश होकर जो भी बाजार में भाव मिले उसे बेचना पड़ता है। इस समस्या का निदान करने के लिए भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे पूंजीपति देश में भी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के समय से प्राइस सपोर्ट पॉलिसी चल रही है। और ये कोई नई बात नहीं है कि भारत में कोई नया ऐसा उपाय किया गया अनोखा, सब जगह ये होता है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी यदि नहीं दें तो किसान की लागत भी नहीं निकलती और व्यापारी उसका शोषण करता है और बाद में उपभोक्ता को कई गुना दामों के ऊपर बेचता है, जो प्रायः अभी भी होता हुआ देखा गया है। इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे दिया जाना चाहिए। पहली तो आवश्यकता की बात है। दूसरी, आपने कहा कि व्यावहारिक कठिनाई क्या है, तो मैं एक सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं और आपके माध्यम से सरकार से भी और लोगों का भी ध्यान आकर्षित करूंगा कि धान और गेहूं के ही मूल्य ऐसे हैं जिनको पूरा समर्थन प्राप्त है, वह भी केवल 3 या 4 राज्यों में। पहले तो पंजाब और हरियाणा में था, अब कुछ राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश में भी उसकी खरीदारी होने लगी 2006 के बाद। जहां जब आप केवल 2 ही फसलों का मूल्य गारंटी कर रहे हैं और घोषित सबका कर रहे हैं, तो उस घोषणा का तर्क आधार क्या रह जाता है और सरकार की प्रतिबद्धता और उसकी नीति की विश्वसनीयता क्या रह जाती है। आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुरक्षा की यदि गारंटी नहीं दे सकते तो आप उसे घोषित ही क्यों करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि खाद्य जितने भी तिलहन है आपके, जिनसे खाद्य तेल बनते हैं, सरसों है, तारा मीरा है, तिल है, सोयाबीन है, इस तरह के तिलहन या दालें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण प्रोटीन का सोर्स है भारत में, या गन्ना है या कपास है, जब कभी उनका उत्पादन ज्यादा हो जाता है, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं रहती, तो किसानों को वो औने पौने दामों पर, आधे दामों पर बेचने पड़ते हैं, उनका उत्साह भंग हो जाता है। इसलिए यह देखकर कि केवल धान और गेहूं का भाव हमें बेहतर मिल रहा है, वो धान और गेहूं की तरफ ही ज्यादातर अभिमुख होते हैं, उनकी सप्लाई तो ज्यादा होती है और दाल, तिलहन, ये चीजें हमें लगातार, एक बार नहीं, निरंतर हमको आयात करनी पड़ती हैं, उसके ऊपर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी खर्च होती है और हमारे व्यापार का घाटा भी बढ़ता है। तो इससे निदान पाने के लिए सरकार की जो त्रुटिपूर्ण नीति है कि केवल 2 या 3 फसलों के मूल्यों को वो संरक्षण देते हैं, उनको चाहिए कि सभी के मूल्यों को संरक्षण दें। उससे किसान की आय भी बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो क्रय शक्ति का संवर्धन होगा, उससे विनिर्मित उत्पादों और सेवा के क्षेत्र की मांग भी बढ़ेगी, देश प्रगतिशील होगा, गरीबी और कुपोषण भी हल होगा। तो ये कहा जाना कि केवल धान और गेहूं जो है वो अतिरिक्त उत्पादन हो गया, उस समय ये भूल जाते हैं कि दालों और दलहनों का और खाद्य तेलों का हमें जो आयात करना पड़ता है, भारत में उसकी पर्याप्त और भरपूर क्षमता है पैदा करने की, यदि आप उनके मूल्यों को भी धान और गेहूं की भांति संरक्षण प्रदान कर सकें तो। और इसकी व्यवहारिकता में कोई कठिनाई नहीं है। एक बात और है मिथिलेश जी, जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि सरकार को ये सारी जिनसें खरीदनी पड़ी तो एक आकलन जो पीछे चर्चा के दौरान आया था, जो किसानों का और देश के गृह मंत्री जी का आपस में कुछ संवाद हुआ था पिछले वर्ष, कि 17 लाख करोड़ रुपए की राशि की आवश्यकता पड़ सकती है। मैं मानता हूं कि पड़ सकती है, परंतु सरकार वह सारी चीजें खरीदेंगी जो आवश्यक जिन्स हैं, जिनके बगैर भारत के जनजीवन का एक एक व्यक्ति का जीवन चल नहीं सकता। तो यदि सरकार खरीदती है तो कालांतर में उपभोक्ता उनको खरीदेगा, उसका प्रबंध किया जा सकता है। उसका मैकेनिज्म भी मैं सुझा चुका हूं, आपके पास इतना समय नहीं होगा इसलिए मैं उस विवरण में नहीं जाना चाहता। ज्यादा से ज्यादा 50,000 या 1 लाख करोड़ रुपए का घाटा सरकार को उठाना पड़ सकता है। इतना बड़ा समुदाय जो 46% लोगों को रोजगार देता है, राष्ट्रीय आय में 17-18% योगदान करता है, 12 से 14% निर्यात में योगदान करता है और 60% जनसंख्या जिसके ऊपर निर्भर करती है, उस
इतने बड़े समुदाय और जनसंख्या के इतने बड़े भाग के लिए अगर इतना पैसा सरकार का खर्च होता है तो वो अव्यावहारिक नहीं है, बल्कि वह नितांत आवश्यक है, अनिवार्य है, और राष्ट्र के खाद्य सुरक्षा, पोषण सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की प्रगति में हितकारी साबित होगा बजाय हानि होने के। तो ये गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है। काफी लंबे समय से बात हो रही थी कि कृषि क्षेत्र में बदलाव होने चाहिए, कानूनों में बदलाव होने चाहिए, सुधार होना चाहिए। उसी को देखते हुए सरकार ने कहा कि ये नया कानून लेकर आ रहे हैं। तो पहला तो ये कि क्या मतलब इससे पहले किसी सरकार ने इन सुधारों की तरफ बात नहीं किया? दूसरा ये कि अब आपको ये नहीं लग रहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार बैकफुट पे चली गई और उन्होंने कानून वापस लेने का फैसला लिया है, आने वाले समय में किसी भी सरकार के लिए ये कठिन चुनौती होगी उनके सामने अगर वो सुधार की कोशिश करते हैं किसी क्षेत्र में? सवाल केवल सुधार के लिए सुधार करने का नहीं है। सुधार कौन सा उपयोगी है और कौन सा अनुपयोगी है या कौन सा हानिकारक है, पहले इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सुधार मैं उस बात को कहूंगा जो मैंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात कही कि जब 23 जिन्सों के आप मूल्य घोषित करते हैं और संरक्षण केवल 2 जिन्सों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मिलता है, वह भी केवल पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और एक और राज्य में, जैसे कुछ हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ने का। तो सुधार की आवश्यकता ये थी कि इस सफल प्रयोग को जो 1966-67 में शुरू किया गया था, इस सफल प्रयोग को पहले अंतिम परिणति तक, तार्किक परिणति तक पहुंचाते, भारत के प्रत्येक किसान और प्रत्येक जिन्स को इसका लाभ मिलता, यह सुधार होना चाहिए था। इसको पीछे छोड़कर आप दूसरे तथाकथित सुधारों की चकाचौंध से ये दिखाना चाहें कि हम ही अकेले सुधारवादी हैं, ये गलत है। जहां तक कानूनों का सवाल है, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 1990 में हमने एक रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट को, उस समिति का नाम था भारत की कृषि नीतियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करने की उच्चाधिकार समिति। भानु प्रताप सिंह जी, जो आपके लखनऊ में ही रहते थे 6 मौसम बाग में, वो खुद किसान थे और अर्थशास्त्री थे, वो उसके अध्यक्ष थे। उसमें ये सिफारिशें की गई थी कि इस प्रकार के सुधार तो किए जाएं, परंतु न्यूनतम समर्थन मूल्य की सार्वभौमिक, यानी सब जिन्सों की, सब किसानों के लिए गारंटी हो, एक। दूसरा, कृषि लागत और मूल्य आयोग, जो एक छोटा सा विभाग है कृषि मंत्रालय का, नाम उसका कमीशन है, जो एक तरह से मिसलीडिंग है, उसका भ्रांतिपूर्ण नाम है, उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, जिससे वो इस न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली की पूरी क्रियान्विति की निगरानी रखे, उसको संवैधानिक संस्था का दर्जा दिया जाए। ये दोनों चीजें अगर हो जाएं, उसके आधार पर अगर उद्योगपति या पूंजीपति कृषि में निवेश करना चाहें, वो खाद्य प्रसंस्करण में जाना चाहें, निर्यात करना चाहें, या खरीद कर, जैसे अभी दाल मिल चलती है, तेल की मिल चलती है, या खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग चलता है, उस न्यूनतम मूल्य पर वो खरीदें और उसको करें। अभी उपभोक्ता को तो अभी भी कई गुना देना पड़ता है। आपने देखा होगा कि 1912 में 43 रुपए अरहर की दाल का दाम था, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान का मिलता था 28 से 32, और दाल के भाव चले गए 140 रुपए। तो मैंने उस समय प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी को कहा था, जब उन्होंने बुलाया, कि गोल्ड प्लेटिंग करते हैं क्या इसके ऊपर? तो आप अगर किसान को सुरक्षा देना चाहते हैं तो उपभोक्ता को भी सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आप एक प्राइस बैंड पॉलिसी बनाइए जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हो और उसके ऊपर 50-60% का मार्जिन देकर अधिकतम मूल्य भी आप घोषित करें, जिससे ना तो किसान का शोषण हो और न उपभोक्ता का। परंतु किसी सरकार ने पॉलिसी नहीं बनाई। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि सुधार क्या है उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसका लाभ है या हानि है इसकी समीक्षा होनी चाहिए। आपने अपनी परिभाषा से सुधार कर दिया और फिर रोना शुरू कर दिया कि अगर ये सुधार हट गए तो कोई सुधार की हिम्मत नहीं करेगा। जो सुधार मैं प्रस्तावित कर रहा हूं, ये सुधार करिए, किसान आपकी आकर माला डालकर आपका अभिनंदन करेंगे, मैं भी उनमें से एक हूंगा। जी जी, तो एक आखिरी सवाल है, इसी सवाल के साथ हम अपनी बात को विराम देंगे। चुनाव आने वाले हैं, मैक्सिमम 5-6 महीने में चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। आप पश्चिमी यूपी से हैं और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी का जो क्षेत्र है वो किसानों का गढ़ कहा जाता है। आपको क्या लग रहा है? हालांकि भले सरकार ने कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन क्या इस विधानसभा चुनाव में
कृषि कानूनों का असर और जो आंदोलन हुए हैं उनका असर होगा, और अगर असर होता है तो क्या वो भाजपा के खिलाफ होगा? मिथिलेश जी, मैं बहुत स्पष्टता से, साफ गोई से आपको बताना चाहता हूँ कि जी। पहले जो मैंने बातें कही उसमें एक बात और जोड़ दूं कि 2017 के चुनाव प्रचार के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी सहित भाजपा के सभी नेताओं ने, आपने मेरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चर्चा किया, उसके संबंध में वहां की 90% कृषि अर्थव्यवस्था गन्ने पर आधारित है। उस समय 8,000 करोड़ रुपया गन्ने का बकाया था मिलों के ऊपर। प्रधानमंत्री जी ने दो घोषणाएं की थी। एक तो 315 रुपए गन्ने का भाव था, उन्होंने कहा कि ये 400 रुपए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। दूसरे ये कहा था अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो शपथ ग्रहण के 14 दिन के अंदर इस बकाया का भुगतान करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे कि 17 में ये 8,000 करोड़ था, 18 में 10,000 करोड़ हुआ, 19 में 13,000 करोड़ हुआ और 2020-21 के क्रशिंग सीजन में ये 13,000 करोड़ फिर हुआ। आज भी 5,600 करोड़ रुपया बकाया है। तो अब जहां तक चुनाव का सवाल है, तो ये आशा करते हो कि 12 महीने, 1 वर्ष तक किसानों की सुध नहीं लेने पर और उनके ऊपर तरह तरह के अनर्गल आरोप लगाना कि इन्हें तो आतंकवादी संगठनों का समर्थन है, विदेशी देशद्रोही शक्तियों का समर्थन है, विरोधी राजनीतिक दलों का समर्थन है, इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाए और अकस्मात एक दिन प्रधानमंत्री जी को सूझा। तो ये क्यों सूझा? आपने सही कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और अन्य राज्यों में चुनाव है, जहां उनको इनके ताप से अपनी हानि होती दिख रही है, उनसे प्रभावित होकर ये अकस्मात इन्होंने वापस लिए हैं। मैं तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत से मित्रों को जानता हूं और उनके साथ जो दूसरे संगठन हैं, आनुषंगिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के, उनमें भी अंदर खाने इस बात की शिकायत है कि बिना किसी से परामर्श किए इन्होंने ये वापस ले लिए। और अब मैं ये समझता हूं कि किसानों का इनके प्रति विश्वास उठ चुका है। इतना विलंब करने के बाद, इतना द्वेष बनाने के बाद, अंग्रेजी में कहें तो बैड ब्लड क्रिएट करने के बाद जो वापस लिया है, तो किसान और विरोधी दल इनको अपनी जीत मान रहे हैं। इसका इनको कोई लाभ अब मिलने वाला नहीं है। अभी भी मेरा तो इनको परामर्श है कि किसान के साथ बैठें, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दें और जो दूसरे सुधार हैं उनको करें। यदि अपनी यह सदाशयता स्थापित कर सकते हैं तो मेरे जैसा आदमी भी बाध्य होगा इनका समर्थन करने में। अन्यथा ये जो कदम उठाया गया है, ये चुनावों में आगे निराशा हाथ लगने की आशंका के कारण उठाया गया, किसानों के प्रति सदाशयता के कारण नहीं उठाया गया। ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया सोमपाल जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। बहुत जी आभार आपका। जी नमस्कार। जी, नमस्ते। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नवभारत टाइम्स के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी जुड़ें।